नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर 2 को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक का नाम क्या है? अगर हम टॉपिक को देख लें तो आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हमारा चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आरंभिक मानव के बारे में सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है हमें। क्या पढ़ने देख लेते हैं कि इन आरंभिक मानव के विषय में जानकारी हमें पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोज तथा गहन अध्ययन से प्राप्त होती है। मतलब जो भी आरंभिक मानव के विषय में जो हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए वह पुरातत्वविदों के द्वारा की गई खोज में गहन अध्ययन से प्राप्त होती है। यानी किसी भी चीज़ का अध्ययन से हमें, मतलब कि कोई भी चीज़ गहन अध्ययन करने से हमें जिस तरह किसी चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आरंभिक मानव के विषय में जो जानकारी हमें है वह पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोज से प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं। जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें उनके भोजन खोजने के आधार पर आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। जो 20 लाख साल पहले इस उपमहाद्वीप में जो लोग भोजन खोजने के आधार पर थे वो आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाने जाते थे। अब हम देखते हैं कि आम तौर पर वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ना, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि का संग्रह किया करते थे। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि आरंभिक मानव जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे। जो आरंभिक मानव थे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आखिर वह क्यों जाते थे। तो अगर एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक वह रहेंगे ना, तो क्या होता है कि आसपास के जानवर, पौधों, फल आदि को खाकर वह समाप्त कर देते थे। इसीलिए वह क्या करते थे कि वह एक, मतलब दूसरे जगह पे जहाँ पर वो रहते थे उस स्थान पर वह ज़्यादा दिन तक उस जगह पे नहीं रहते थे, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहेंगे तो पौधे, फल, फूल खाकर समाप्त कर देते हैं और उन्हें वह चीज़ उपजाना नहीं आता था। इसलिए वह फल फूल को खाकर वहाँ पर समाप्त कर देते थे। इसीलिए क्योंकि वे पूरे तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे, इसीलिए वह अपना भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ता था। वह भोजन की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि जानवरों का शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। वह जो थे जानवरों का शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में पहुंच जाते थे। यहाँ हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे कि अभी के समय में जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं ना, आप देखोगे ठंड के समय में वह भारत में आते हैं। अपना भारत में ठंड के समय में आप जहाँ भी जाओगे घूमने, आप देखोगे साइबेरियन बर्ड्स उस जगह पे वहाँ पे आते हैं। तो ठीक उसी तरह हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि वे लोग फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण जो है प्राप्त करने के लिए अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में वह घूमते रहते थे। अब आगे देख लेते हैं। मौसम परिवर्तन होने वाले प्रभावों से, जैसे कि सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण वे लोग जो थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। अब मान लीजिए जहाँ पर सूखा स्थान रहेगा वहाँ पर तो उन्हें पानी मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे भाई, वहाँ से तो उनको निकलना पड़ेगा और उस स्थान पर जाएंगे जहाँ पर उन्हें पानी मिलेगा। तो ठीक उसी तरह वह वैसे स्थानों पर जाया करते थे। अब चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी किस तरह से मिलती है।
तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, जो पुरातत्वविद हैं उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। और यह संभव है कि लोगों ने अपना काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। क्या था कि लोग जब भाई अब उन्हें कुछ चीज़ ऐसी वस्तुएं चाहिए थी जो उनके साथ रह सके, कुछ भी काम करने के लिए है, कुछ औजार हो चाहे कुछ भी चीज़, तब वो क्या करते हैं, तब वह पत्थरों से, लकड़ियों से और हड्डियों के औजार बनाए। जैसे कि आज के समय में इतने सारे आप गन देख सकते हो, चाकू देख सकते हो, मिसाइल देख सकते हो, अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी देख सकते हो आज के समय में। तो उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोग अपने से भाई जो मिला उस चीज़ से वो औजार बनाते थे, चाहे वह लकड़ी का औजार हो, पत्थर का औजार हो या हड्डियों का औजार हो, वह औजार बनाया करते थे। और जिनमें पत्थर के जो औजार हैं ना, वो आज भी बचे हुए हैं। अब आगे देखते हैं। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। और कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। जैसे कि आप अभी के भी इस मूवी में देखोगे, जैसे कि आप समझ सकते हो यहाँ पर कि लोग बनाते हैं झिंगा लाला हू, जिस तरह का होता है मूवीज़ में पुराने पुराने दिखाया जाता था। तो उस तरह से यहाँ पर लोग अपना भरण पोषण करने के लिए पेड़ से फल वगैरह तोड़ना हो, चाहे काटना हो, चाहे पेड़ का छाल वगैरह निकालना हो, तब वह उस तरह का हड्डियों का जो बना हुआ औजार था उन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे। हम आगे देखते हैं कि रहने के लिए जगह को निर्धारित करना। जी, आप देख सकते हो कि रहने के लिए जगह को निर्धारित करना किस तरह से किया जाता था। तो अगर हम यहाँ पे, हमारे पास बुक नहीं है, तो जो एनसीईआरटी का बुक आप खोलोगे क्लास 6 का नोट्स का, उसमें देखोगे कि आपको एक इंडियन मैप दिया हुआ है, उसमें लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं उस जगह पे। आप जिस टॉपिक में पढ़ रहे हो, ये चैप्टर 2 का जो टॉपिक है, उसमें एक मैप का सीन दिया हुआ है, और उस मैप के सीन में जो है ना, अपना लाल त्रिकोण वाले स्थान हैं, जो कि वे पूरा स्थल हैं और जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिली है। और इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। जैसे कि भारतीय मानचित्र में हम खोलेंगे तो वो जगह कौन कौन सी है मैं बता दे रहा हूँ, आप देख लेना बुक एनसीईआरटी की बुक में। वह भीमबेटका है, उसकी है, और कुरनूल की गुफाएं हैं। इन जगहों पर वह लोग रहते थे। अब आगे देखते हैं। वे लोग रहने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया करते थे जहाँ पर इनको भोजन की सुविधा हो, जैसा शिकार, फल फूल, जड़ पानी इत्यादि आसानी से प्राप्त कर सकें। आसानी से प्राप्त करने के लिए यह लोग उस जगह पर जाते थे। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते थे कि इनको कोई जंगली जानवर न खा जाए। भाई हर किसी को डर लगता है, तो उनको भी डर था कि कहीं हमें जंगली जानवर ना खा जाएं, इसलिए वह हर चीज़ का ध्यान रखते थे। और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सर्दी हो, बरसात हो, तूफान चल रहा है, इन सब चीज़ से बचाव हो सके, इसके लिए ये लोग कंदराओं व गुफाओं का चयन किया करते थे। हम आगे देख लेते हैं। अब भीमबेटका के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका आधुनिक मध्य प्रदेश, अभी के समय में जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम की एक जगह है, वहाँ पर भी कुछ इस तरह का सोर्स मिलता हुआ है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे ना, क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। और यह गुफाएं जो थी नर्मदा नदी के पास हैं। अगर कोई पूछेगा, हमसे सवाल कर सकता है कि भाई भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका जो कि आपका मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका एक जगह है, और यह नर्मदा नदी के पास में स्थित है। हम आगे देख लेते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए वे लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पर अच्छे अच्छे पत्थर मिल सकें।
क्योंकि उस समय भाई पत्थर का जो उपकरण था वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। पत्थर से बने हुए चीज़ें बहुत ही माने जाते थे, जो कि उपकरण बहुत तरह से महत्वपूर्ण माने जाते थे। हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है शैल चित्रकला की। तो अब हम शैल चित्रकला की अगर बात करते थे, तो शैल चित्रकला जिन गुफाओं में लोग रहते थे, शैल चित्रकला किसे कहते हैं कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। आप ये एनसीईआरटी के बुक में आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हो। एक आपका इमेज बना हुआ है और वो इमेज में शायद एक जानवर है जो कि भाग रहा है और उसके पीछे पीछे एक इंसान उसका शिकार कर रहा है। तो आपका चैप्टर 2 में ही शैल चित्रकला एक दिया हुआ है, आप देखोगे उस किताब को खोलकर तो वहाँ पर है कि जिन गुफाओं में ये लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं और जिसमें कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। या आप एनसीईआरटी के बुक में एक चित्र दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं आग की खोज के बारे में कि आग की खोज कब हुई, कैसे हुई थी। तो सर्वप्रथम राख को कुरनूल गुफा में पुरातत्वविदों ने पाया था और इससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव जो थे आग को जलाने के लिए सीख गए थे। मतलब कुछ सोर्स को देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि उस जगह पर जो कुरनूल की गुफा है उस जगह पर सर्वप्रथम राख को देखा गया और ऐसा अंदेशा लगाया गया कि जो सर्वप्रथम जो मानव लोग थे ना, जो शुरू में वह लोग आग जलाने के लिए सीख चुके थे और इसका प्रयोग जो है उपयोग ये लोग मांस को पकाने और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया करते थे। हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि नाम और तिथियाँ को लेकर हम देख लेते हैं कि पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का नाम पूरा पाषाण काल रखा है और यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। जी हाँ, पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का जो नाम है पूरा पाषाण काल रखा है और यह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वह 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो वह 2 शब्द हैं, एक पूरा है और एक पाषाण है। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, जो पूरा का अर्थ है वह प्राचीन होता है और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। मतलब पाषाण का मतलब आपका पत्थर हो गया। और यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। यह नाम जो है पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। अब आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता था। मतलब सोचिए, आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान तक को माना जाता था पूरा पाषाण काल। और इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। यह जो काल था मतलब पूरा पाषाण काल, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला होता है आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण युग। जी हाँ, उत्तर पूरा पाषाण युग। मतलब ये 3 काल जो थे 3 भागों में इसे विभाजित किया गया, एक आरंभिक, दूसरा मध्य और तीसरा उत्तर पूरा पाषाण युग। हम मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है इसी काल के दौरान घटित हुई है। जो भाई मानव इतिहास का जो भी कहानी है वह इन्हीं तीनों के बीच में 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान घटित हुई है। अब आगे देखते हैं कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उससे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। मतलब जो पर्यावरण बदलाव जो भी हुए हैं, मतलब कि वह मध्य पाषाण युग जो भी मिले हैं, मतलब पर्यावरणीय बदलाव, वह मध्य पाषाण युग में उसे कहते हैं। अब इसका समय क्या है? तो इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। आप यहाँ पर बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ सकते हो कि जो पर्यावरणीय बदलाव जो है, जो कि क्लाइमेट चेंज जो है, जो बदलाव आए हुए हैं, वह मध्य पाषाण युग उसे कहते हैं।
मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग उसे कहते हैं। पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल चेंज, जो इन्वायरमेंटल चेंज जो है मतलब पर्यावरणीय बदलाव इस काल में मिले हैं, जो कि उस काल का नाम है मध्य पाषाण युग। और इसका समय क्या है, तो लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। और इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जी हाँ, इस काल के समय में जो पाषाण औजार थे, जो पत्थर के औजार थे, वह आमतौर पर बहुत छोटे होते थे और इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। अभी भी मतलब जो है आपको माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। और प्रायः इन औजारों में हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगे, जो कि लकड़ियां के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। अब कौन सी औजार मिलते थे भाई इस समय, तो इस समय जो औजार थे वह हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे से लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे हैं। अब आगे देखते हैं अगले युग की शुरुआत कब हुई थी, तो उसके बाद अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं, बदलती जलवायु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह सारी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ यह आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 का टॉपिक है। तो इससे मैं एक नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपको बुक से शायद उतना समझ में नहीं आता क्लियरली, इसलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वह आपका चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का क्लास 6 का। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप क्लास 6 के ही बच्चे हो ना, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 6 से लेकर 10 तक का एसएसटी, हिस्ट्री, ये सब चैप्टर। तो अब आगे देख लेते हैं बदलती जलवायु के बारे में। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ी परिवर्तन आए थे और गर्मी तेज बढ़ने लगी थी। इसी कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे, जिससे भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी और घास खाकर वह जिंदा रह सकते थे। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में एक अलग तरह का बदलाव आया और उस बदलाव में गर्मी बढ़ने लगी, तेज़ी से बढ़ने लगी। और इसी कारण क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास जो है ना तेज़ी से बढ़ने लगे और जो मैदान बनने लगे, घास वाले मैदान बनने लगे, जिसमें भेड़, बकरियां आते थे और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी और वह घास को खाकर जिंदा रहते थे। अब आगे देख लेते हैं, जो लोग शिकार करते थे वे लोग इनके साथ आए और इनके खाने पीने की आदतों व प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे और धीरे धीरे इनको पालने लगे। मतलब जो इंसान जो थे वो शिकार करने जो आते थे, वह लोग क्या किए कि इनके खाने पीने की आदतों और समय की, इनके जो प्रजनन की समय है, जो रिप्रोडक्शन का जो समय है, उनके बारे में जानकारी हासिल करने लगे और जानकारी हासिल करने के बाद इन्हें धीरे धीरे पालना शुरू किया। अब आगे देखते हैं, इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। फिर लोगों ने भोजन के लिए इसको बटोरना आरंभ कर दिया और साथ ही इनको पैदा करना भी सीख लिया। मतलब पहले तो यह प्राकृतिक रूप से जो थे वह उगने लगे थे। गेहूँ, जौ, धान जो हैं, जो भी अनाज हैं, यह पहले प्राकृतिक रूप से उगने शुरू किए और फिर इनको लोगों ने बटोरना आरंभ कर दिया और साथ ही इसको पैदा करने के लिए भी सीख लिए थे। अब हम बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली के बारे में। एक नवीन जीवन शैली की अगर हम बात करें, तो जब लोग पौधा उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। हम सीधा सा भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई अभी के समय में अगर किसी को लगाना हो, फसल उगाना हो, तो सबसे पहले लोग बीज वगैरह खोज करते हैं, फिर अपने खेत में आकर लगाते हैं, फिर पानी वगैरह देते हैं। इसमें करीब 3 से 4 महीना, 6 महीने का प्रोसेस हो जाता है। तब लोग भाई अपना फसल को ध्यान रखते हैं। तो ठीक इसी तरह जब लोग पौधे उगाने लगे तब उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था।
अभी के लोग भी जब किसान है भाई, तो किसान लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं कि उन्हें जो फसल लगाए हैं उनका ध्यान रख सकें। तो ठीक उसी तरह बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खतरनाक खरपतवार हटाने, मतलब जो भी गंदगी है वह सब हटाने के लिए, और जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए, जैसे बहुत से काम थे उस जगह पर। तब अगर आगे देखते हैं यहाँ पे हम कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। जब भाई कोई सीख गया उस चीज़ को, अनाज को उगाना, तो भाई उसे बचाना भी चाहिए ना। तब क्या होता था कि इसलिए लोग क्या करते, अनाज को बचाने के लिए भोजन के रूप में और बीज के रूप में, कि अब अगले साल भी इसे लगाया जाएगा, तो इसे बचाने के लिए लोग भंडारण की बात सोचनी पड़ी। और बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। कुछ इस तरह से किए कि बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई और ज़मीन में गड्ढा खोदा गया। अब आगे देखते हैं अस्थाई जीवन की ओर। अब चलते हैं थोड़ा अस्थाई जीवन की ओर, कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घर के भी निशान मिले, जैसा कि बुर्ज होम नाम का जगह है जो कि वर्तमान कश्मीर में बुर्ज होम कहते हैं। वो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है, और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी। आप साफ साफ देख सकते हो कि इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। जो कि पुरातत्वविद हैं उनको झोपड़ियों के अंदर में और बाहर में दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और कुछ औजार हड्डियां से भी बनाए जाते थे। जिससे क्या था कि जो भी बहुत सारी जगह से जो औजार उन्हें मिले हैं, उनमें से कई ऐसे भी औजार हैं जो कि पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से अलग थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। मतलब जो पूरा पाषाण युग से जो उपकरण जो अलग थे, उन्हें नवपाषाण युग का मान लिया गया। और इनमें कुछ औजार ऐसे भी हैं जिनकी धार है, मतलब जो अधिक पैनी है, नुकीली हैं, और उनमें पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। अब आगे देख लेते हैं कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। मतलब नवपाषाण युग में जो पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले, और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग जो है चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। अब आरंभिक मानव के पास औजार के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से औजार थे उनके पास में। तो आरंभिक मानव जो हैं पाषाण के बने औजारों का प्रयोग, मतलब पत्थर के बने औजारों का प्रयोग करते थे, और ये दो तरह के बनाए जाते थे। यह जो पत्थर से जो औजार थे, यह दो तरह से बनाए जाते थे। इनमें जो पहली तकनीक थी, अगर पहली तकनीक की बात करें किस तरह से बनते थे, तो इसको पत्थर से पत्थर टकराना कहा जाता था। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इम्पाइन स्टोन टू स्टोन, इम्पाइन स्टोन टू स्टोन कहा जाता था। और इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से हथौड़ी की तरह चोट करके सल्क निकाले जाते थे। आप समझ सकते हो कि इस एक पत्थर को हाथ में पकड़ लेते और दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करते थे। मतलब दूसरा एक हाथ में रख करके और दूसरा को दूसरे हाथ में रख करके उसे हथौड़ी की तरह, मतलब हथौड़ी की तरह मारते थे और चोट करके सल्क निकाले जाते थे। अब आगे देख लेते हैं दूसरी तकनीक क्या थी। वो तो मैंने पहली तकनीक आपको बताई। तब दूसरी तकनीक की बात करें तो इसको दबाव सल्क तकनीक, मतलब प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है।
दबाव सल्क तकनीक, इंग्लिश में इसे प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। इसमें क्रोड की एक अस्थिर सतह पर टिका देते थे। इसमें क्रोड को एक अस्थिर सतह पर टिका देते थे और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकालते थे। हम आगे देख लेते हैं कि मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु किस तरह से था। तो यह ईरान जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ते जो थे, बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। जो मेहरगढ़ जो जगह है और ईरान जाने वाले रास्ता जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रास्ते जो हैं, बोलन दर्रे, अच्छा मैंने बेलन बोल दिया, यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है और मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा था। मतलब सबसे पहले आपसे ये भी सवाल, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े एनसीईआरटी का क्लास 6 का, तो उसमें एक सवाल था कि जो सबसे पहले अनाज कहाँ उगाना सीखा गया था, तो वह जगह था मेहरगढ़। मेहरगढ़ में वह जगह था जो कि जहाँ पर सबसे पहले अनाज उत्पादन सिखाया गया था, अनाज उगाना सिखाया गया था और भेड़ बकरी का पालना सिखाया गया। मतलब वहाँ पे जो साक्ष्य मिले सबसे पहले मेहरगढ़ में मिले और यहाँ पर भेड़ बकरी को भी पालना सीखा गया। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली और इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। अब जो विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं उनमें करीब हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा क्या क्या मिला, तो वहाँ पर चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरा हैं। इसमें से कुछ संभवतः भंडार के काम में आते होंगे। मतलब लोग भंडार घर भी बनाना सीख गए थे उस जगह पर जो मेहरगढ़ में थे, जो कि अनाज को रखने के लिए। हम आगे देखते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है वहाँ पर, कि सामान्यतः मृतक के जो सगे संबंधी हैं उसके प्रति सम्मान जताते हैं। मृतक के जो सगे संबंधी हैं उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की ऐसी आस्था थी कि मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है, जो मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते हैं। मेहरगढ़ में जो मृतक के सगे संबंधित हैं उसके प्रति सम्मान जताते हैं और लोगों की ऐसी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतक का कुछ सामान रख दिया करते थे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर कि मृतक, मतलब जिस कब्र में जो उसमें मृतक को रखा जाता था उसमें कुछ बकरियों के भी मतलब मिले हैं कि भाई जो अगला जीवन होगा वहाँ पर वह बकरियों को खाएगा, ऐसा कुछ साक्ष्य मतलब मिले हैं। लोगों का ऐसा थिंकिंग था उस समय। तो फिर यह सभी चीज़ हम यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़ लिए हैं, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 2 बहुत ही ईजिली तरीके से मैंने आपको समझाया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, आप देखो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की हिस्ट्री का जो मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वो फुल प्रूफ प्लान के साथ में बहुत ही अच्छा तरीका से हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, जो कि आपके चार्जेस 1000 रुपीज़ चार्ज करे जा रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री के आपको हैंड रिटन नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मिलेंगे। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करना या फिर आप मेरे व्हाट्सएप से मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो अगर आपको हमारा यह चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और कुछ जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, वह सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू।